नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नियोलिथिक एज के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने प्री हिस्ट्री को समझा था। प्री हिस्ट्री के डिवीज़न के बारे में हमने बात की थी और मेजर डिवीज़न इसके जो हैं वो हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें से अभी तक हमने पुरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है और साथ ही हमने मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज के बारे में भी जाना है। आज हम बात करने वाले हैं नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज के बारे में। यहाँ स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो टेबल आपको दिखाई दे रही है उसमें लिखा हुआ है कि पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरा पाषाण काल जो है वो आपके प्लिस्टोसिन एज से बिलोंग करता है और मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज जो है वो होलोसिन एज को बिलोंग करते हैं। प्लिस्टोसिन और होलोसिन एज जो हैं वो हमने देखा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कि ये जो सबसे लास्ट डिवीज़न है उसके पार्ट हैं और होलोसिन एज में पहुंचने पर हम देखते हैं कि किस तरीके से होमोसेपियंस की भी शुरुआत होती है और साथ ही हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से इस समय पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं हम नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज को, जो कि भारत में लगभग 7000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। लेकिन अगर विश्व के संदर्भ में हम इसे देखें तो इसकी शुरुआत 10,000 से लेकर 9,000 ईसा पूर्व के मध्य हो जाती है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि नवपाषाण काल के बारे में, तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग एक फ्रांसीसी विद्वान सर जॉन लुबोक के द्वारा किया गया था। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में उनके द्वारा प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री को दो भागों में डिवाइड किया गया था, पूर्व पाषाण यानी कि पैलियोलिथिक और नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से मध्य पाषाण काल तो मिसिंग है। जी बिल्कुल, मध्य पाषाण काल शब्द का प्रयोग बहुत ही रिसेंट है और बहुत ही बाद में आगे चल कर के किया गया है। इससे पहले प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में ही डिवाइड किया जाता था। लगभग 1947 के आसपास मध्य पाषाण काल शब्द का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा क्योंकि वी गॉर्डन चाइल्ड नाम के एक विद्वान के द्वारा अपनी पुस्तक द डान ऑफ यूरोप में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद से मध्य पाषाण काल की अवधारणा जो है उसको प्रसिद्धि मिली। तो इसलिए हम यहाँ पे जब नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं तो आइए समझते हैं कि क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे कोई साइट, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट नवपाषाण काल को बिलोंग करने वाली मानी जा सकती है। सबसे पहली विशेषता है कृषि। नवपाषाण काल की ये जो विशेषता है वो इसकी बिल्कुल ही यूनिक विशेषता है क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक एज में और मेसोलिथिक एज में कृषि जो है उसका डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। खाद्य उत्पादन की परंपरा की शुरुआत नवपाषाण काल में ही हो पाती है और ये इसका बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर माना जाता है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है पशुपालन। हालांकि हम मध्य पाषाण काल में कुछ हद तक पशुओं के डोमेस्टिकेशन यानी कि उनको पालतू बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत को देख पाते हैं, लेकिन नवपाषाण काल में यह बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर होने लगता है। उसके अलावा पत्थरों के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना। नवपाषाण कालीन पाषाण उपकरण जो हैं वो पॉलिश्ड उपकरण हैं। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ इस समय की प्रमुख खासियत है मृदभांड बनाना। इसकी शुरुआत भी कहीं न कहीं मध्य पाषाण काल में हम देख पाते हैं, लेकिन जिस तरीके के मृदभांडों का निर्माण चाक के बर्तन पर नवपाषाण काल में किया गया है, चाक पर मृदभांडों का निर्माण किया गया है, वह एक तरीके से अद्वितीय है। उसके अलावा अग्नि का उपयोग, क्योंकि खाद्य उत्पादन हो रहा है तो खाने को पकाने के लिए अग्नि का उपयोग जो है वो भी नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और क्योंकि कृषि की शुरुआत हो गई है, पशुपालन की शुरुआत हो गई है, तो मनुष्य जो है वो एक ही स्थान पर निवास कर रहा है। उसकी जो जीवन शैली है वो अभ्रमणशील है, यानी कि अब वो घुमंतु प्राणी नहीं रहा है, बल्कि एक ही जगह पर वो निवास करने वाला बन गया है। और एक ही जगह पर निवास करने की वजह से छोटे और आत्मनिर्भर गांवों का विकास भी होने लगता है नवपाषाण काल में।
और इस कारण से क्योंकि कृषि की वजह से कार्य जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो लिंग आधारित श्रम विभाजन भी हमें देखने को मिलता है। पिछले लेक्चर्स में जब हमने मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग की बात की थी, तो भीमबेटका में जो हमें रॉक पेंटिंग्स मिली हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लिंग आधारित श्रम विभाजन की झलक को देख पाते हैं, जो कि नवपाषाण काल तक पहुँचते पहुँचते और भी विस्तृत हो जाती है। आइए आगे बात करते हैं। अब क्योंकि हमने इन विशेषताओं के बारे में बात की है और हमने कहा है कि नवपाषाण काल की ही ये प्रमुख विशेषताएं हैं, लेकिन हमें इन तथ्यों को और भी अधिक विस्तार से समझने की ज़रूरत है, इनकी विविधताओं पर ध्यान आकर्षित करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि नवपाषाण काल को सामान्यतः खाद्य उत्पादन, मृदभांड परंपरा की शुरुआत और अभ्रमणशील जीवन शैली के रूप में रेखांकित किया जाता है, किंतु इस काल से जुड़े हुए जो वास्तविक तथ्य हैं वो कहीं अधिक जटिल परिस्थितियों को प्रस्तुत करते हैं। यानी कि ये सिंपल सा ऐसा नहीं है कि खाद्य उत्पादन की शुरुआत हो गई है या मृदभांड परंपरा की शुरुआत हो गई है या एक जगह पर निवास करने की शुरुआत हो गई है तो वहाँ से नवपाषाण काल जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन हम भारतीय उपमहाद्वीप में देखते हैं कि ये बहुत सारी विशेषताएं हमें मध्य पाषाण काल से ही देखने को मिलती हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में मृदभांड और पशुपालन के प्रमाणों पर चर्चा भी की थी। दूसरी ओर ऐसे भी नवपाषाणकालीन स्थान मिले हैं जहाँ से किसी भी प्रकार के मृदभांड का हमें कोई चिन्ह नहीं मिलता है, कोई अवशेष नहीं मिलता है। और अगर हम अभ्रमणशील जीवन शैली की बात करें तो हम देख चुके हैं पहले भी कि कई आखेटक संग्रहक समुदाय यानी कि हंटिंग गैदरिंग करने वाले जो समुदाय थे, यानी कि अभी तक मध्य पाषाण काल तक के समुदाय, उनके द्वारा भी एक ही जगह पर निवास करने की परंपरा जो है वो स्वीकार की जाने लगी थी। तो ये भी नवपाषाण काल की कोई ऐसी विशेषता नहीं है। और दूसरी ओर ऐसे भी बहुत सारे समुदाय देखने को मिले हैं जिनके द्वारा यद्यपि कृषि और पशुपालन की शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी वे भ्रमणशील बने रहे। इसलिए भ्रमणशील और अभ्रमणशील जीवन शैली के दो बिल्कुल अलग अलग विकल्प के रूप में देखने की अपेक्षा यह जानना हमारे लिए बेहतर होगा कि नवपाषाण युग के जो विभिन्न समुदाय हैं उन्होंने किस स्तर तक एक ही जगह पर निवास करने की पद्धति को स्वीकार किया था। तो इस वजह से हमने नवपाषाण कालीन जिन भी विशेषताओं के बारे में बात की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नवपाषाण काल को क्लियरली इंडिकेट करते हों, बल्कि हर आर्कियोलॉजिकल साइट पर हमें अलग अलग तरीके के एविडेंसेस या अलग अलग तरीके की परंपराएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और वो साइट्स नवपाषाण काल से रिलेटेड भी हो सकती हैं या मध्यपाषाण काल से भी रिलेटेड हो सकती हैं। उसी तरीके से अगर हम कहें कि जैसे नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई और पशुपालन की शुरुआत हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आखेट और संग्रहण करने की पद्धति को त्याग कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे समुदायों के उदाहरण भी मौजूद हैं नवपाषाण कालीन समय के दौरान ही, जो कृषि और पशुपालन में रुचि तो दिखा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो आखेट यानी कि शिकार भी कर रहे थे और खाद्य संग्रहण भी कर रहे थे। इसी तरह कई सारे समुदायों ने आखेट और खाद्य संग्रहण की पद्धति का कभी भी त्याग नहीं किया, लेकिन उन्होंने कृषि और पशुपालन में भी कोई रुचि नहीं दिखलाई। भारतीय उपमहाद्वीप में क्योंकि इतना विशाल क्षेत्र है ये, तो इस कारण से बहुत सारी जगहों पर हमें पर्यावरणीय विविधता देखने को मिलती है। जलवायु के रेफरेंस में देखा जाए, मिट्टी के रेफरेंस में देखा जाए, वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियों के रूप में देखा जाए, तो इन पर्यावरणीय विविधताओं के कारण हर क्षेत्र में कृषि और पशुपालन की ओर जो संक्रमण है उसके लिए पृथक पृथक परिस्थितियाँ मौजूद रही हैं, और इस वजह से हर जगह पर जो डेवलपमेंट है वो क्षेत्रीय विविधताओं से भरा हुआ है, पर्टिकुलरली भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। जैसे हम बात करें कि विंध्य श्रृंखला यानी कि मध्य प्रदेश में आती है, ये मेनली विंध्य श्रृंखला जो है वो ये उत्तरी और दक्षिणी भारत को एक तरीके से डिवाइड करने का कार्य करती है। तो विंध्य श्रृंखला का जो उत्तरी हिस्सा है यानी कि लगभग उत्तरी भारत है, वहाँ पर नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ अस्तित्व में रही हैं और उनका विकास मध्यपाषाणकालीन संस्कृतियों से ही हुआ है। लेकिन जैसे कि अगर हम उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करें, वहाँ पर कभी भी मध्यपाषाणकालीन संस्कृतियाँ नहीं रही हैं।
और यहाँ पर सबसे पहली जो संस्कृति आई है वो सीधे सीधे नवपाषाणकालीन कृषक और पशुपालन समाज की संस्कृति जो है वो आई है। ये बात कर रहे हैं हम उत्तरी पश्चिमी भारत की, जहाँ से मेहरगढ़, बलूचिस्तान और ये वाला जो एरिया है जहाँ पर सीधे सीधे तौर पर नवपाषाणकालीन संस्कृतियों का विकास होता है और इससे पूर्व की संस्कृतियों का वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं देखने को मिलता है। उसी तरीके से कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर केवल नवपाषाणकालीन स्थल देखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी संस्कृतियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पर नवपाषाण और ताम्रपाषाण दोनों संस्कृतियों का साथ साथ विकास हुआ है। ताम्रपाषाण काल को नवपाषाण काल के बाद का माना जाता है और ताम्रपाषाण काल से तात्पर्य है कि एक ऐसा काल, एक ऐसी संस्कृति जहाँ पर पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी संस्कृतियों का प्रमाण हमें मिलता है। जैसे अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो आहड़ है जैसे कि, या बालाथल की जो संस्कृति है, बनास नदी घाटी की जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ मानी जाती हैं। तो राजस्थान के क्षेत्र में तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नवपाषाण काल का कोई विकास हुआ ही नहीं है, बल्कि सीधे सीधे यहाँ पर सभ्यता का जो प्रारंभ है वो ताम्रपाषाण संस्कृति यानी कि कैल्कोलिथिक कल्चर्स के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। खाद्य और पशुपालन की ओर जो संक्रमण है उसके हमें अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर विशेषकर उत्तरी भारत की बात करें तो वहाँ पर तो मध्यपाषाण काल से ही नवपाषाणकालीन संस्कृतियों का जन्म हो रहा है, तो कहीं पर जैसे कि उत्तरी पश्चिमी भारत में सीधे सीधे नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो वहीं राजस्थान के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो सीधे सीधे तौर पर हमें ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ यानी कि कैल्कोलिथिक कल्चर्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब आइए हम समझते हैं नवपाषाण काल के उपकरणों के बारे में। इस समय पर मुख्य रूप से दो प्रकार के उपकरण मिले हैं। एक तो टंकित यानी कि पैकेटेड, घर्षित यानी कि जिन पर घर्षण किया गया है और उन पर पॉलिश की गई है। इस तरीके के उपकरण जो कि नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। और दूसरे जो कि पहले से चले आ रहे थे, जो चिप्ड थे, जैसा कि हमने देखा था फ्लेक को समझा था, शल्क को समझा था हमने, तो शल्क के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे उपकरण पहली श्रेणी के जो उपकरण हैं, जैसा हमने कहा कि वो नवपाषाण काल को सिंबलाइज करते हैं। और कभी ऐसा सोचा भी जाता था कि खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाने का जो प्रक्रिया है उसका आरंभ भी पहली श्रेणी के उपकरणों के साथ यानी कि पॉलिशदार और घर्षित पाषाण उपकरणों के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी श्रेणी के जो उपकरण हैं वो मेनली मध्य पाषाण काल के स्तर से चले आ रहे थे और इनका उपयोग अभी भी बना हुआ था और इन्हें साधारणतः हम सूक्ष्म पाषाण यानी कि माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन नवपाषाण स्तर पर हम धातुओं के उपयोग के हमें संकेत नहीं मिलते हैं, क्योंकि नवपाषाण स्तर को सामान्यतः धातु रहित माना जाता है। और जिस भी नवपाषाणकालीन स्थल से हमें धातुओं की मात्रा दिखाई देती है या धातुओं के निर्मित उपकरण हमें दिखाई देते हैं, उसे पुरातत्ववेत्ता ताम्रपाषाणकालीन स्तर यानी कि कैल्कोलिथिक लेवल या ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की संज्ञा देते हैं। एक ऐसी संस्कृति जहाँ पर तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग होता था। अब हम बात करते हैं नवपाषाणकालीन उपकरण की। ये जो इमेज है, मुख्यतया नवपाषाणकालीन जो उपकरण हैं उन्हें पत्थर की कुल्हाड़ी, जिसे इंग्लिश में हम सेल्ट CELT कहते हैं, उसके नाम से जाना जाता है। ये बुर्जहोम जो कि कश्मीर में स्थित एक नवपाषाणकालीन साइट है, वहाँ से प्राप्त उपकरण हैं जो कि पॉलिश किए हुए हैं, जो कि घर्षित हैं। इस तरीके के उपकरण जो हैं वो नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता मानी जाती है। अब हम बात करते हैं नवपाषाण क्रांति के बारे में, क्योंकि नवपाषाण काल में हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले, जैसे कि कृषि की शुरुआत हो गई, पशुपालन की शुरुआत हो गई, मृद भांडों का निर्माण व्यापक तरीके पर किया जाने लगा, अग्नि का उपयोग इंसान ने सीख लिया। तो इतने सारे परिवर्तनों की वजह से कुछ विद्वानों ने इसे नवपाषाण क्रांति की उपमा दी है। जैसे कि एक इतिहासकार है वी गोल्डन चाइल्ड, जिन्होंने नवपाषाण काल के लिए नवपाषाण क्रांति नियोलिथिक रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया। उसी तरीके से एक विद्वान है जिनका नाम है विल ड्यूरा, उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि इन वन सेंस ऑल ह्यूमन हिस्ट्री hinges upon two revolution, the Neolithic passage
फ्रॉम हंटिंग टू एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न पैसेज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। इसका तात्पर्य यह है कि विल ड्यूरा जो है वो यह कहना चाह रहे हैं कि संपूर्ण मानव का जो इतिहास है वो दो क्रांतियों पर निर्भर करता है। पहला तो नवपाषाण काल में शिकार की पद्धति से कृषि की ओर संक्रमण होना, और दूसरा मध्य आधुनिक काल में कृषि से उद्योगों की तरफ बढ़ना, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति को जितना हम इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद ही हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद की शुरुआत होती है, तो उसी लेवल पर जो इम्पोर्टेंस है वो विल ड्यूरा के द्वारा नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने को दी गई है, क्योंकि अभी तक आखेट या शिकार या फिर खाद्य संग्रहण के माध्यम से ही इंसान जो है वो जीवन यापन कर रहा था। लेकिन कृषि की शुरुआत के साथ बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो विल ड्यूरा के द्वारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को इस एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के इक्वल ठहराया गया है, यानी कि नवपाषाण काल को कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल एज के लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ हमें यह समझने की ज़रूरत है कि नवपाषाण काल में अगर कोई क्रांति हुई भी है तो वो एक बहुत ही धीमी क्रांति है, जो हर इलाके में अलग अलग विशेषताओं और अलग अलग परिणामों के साथ घटित हुई है। जैसा कि हमने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन की और तथा पशुपालन की ओर जो संक्रमण हुआ है वो अलग अलग तरीकों से हुआ है। विश्व के संदर्भ में इस नवपाषाण युग की शुरुआत जहां 9000 ईसा पूर्व से मानी जाती है, वहीं भारत के संदर्भ में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व से मानी जाती है, मुख्यतया मेहरगढ़ नामक स्थान से, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। इसके बारे में हम अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे।